सर अपन एक मर्डर केला है। अबे पकड़ो इसे। अरे सर रुकिए रुकिए, वो सामने वाली पार्टी हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। आप लास्ट से पूछ सकते हो। देश की सेवा करने के लिए आरएसएस में होना जरूरी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपको इनकी किताबों के नाम देखकर ही समझ आ गया होगा कि ये मोदी जी के कितने बड़े भक्त हैं, या फिर कहूं कि कितने बड़े अंधभक्त हैं। सही मायनों में लोकसभा सेशन तो इस बार चल रहा है। पिछले कुछ सालों में तो लोकसभा की कार्रवाई सुन्न पड़ी हुई थी। क्यों? क्या हुई? सुनो ध्यान से। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी नोटबंदी पर बोल रहे थे तो लोकसभा के स्पीकर ओम प्रकाश बिरला उनको रोकते हुए बोलने लगे कि यार नोटबंदी तो 2016 में हुई थी, उसके बाद 2019-24 के इलेक्शन भी हो गए, ये पुरानी बातें आप मत करिए, अभी की बात करिए। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं तो इस पर अभिषेक बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि जब वो 50 साल पहली इमरजेंसी की बात करते हैं तो तब आप चुप रहते हैं, और अभी मैं 2016 की नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूं, आपको चुप रहे। अभिषेक बनर्जी टू ओम प्रकाश बिरला। जली ना, तेरी भी जली ना। बीते हफ्ते एक बड़ी खबर निकल कर आई जब मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से आरएसएस में शामिल होने पर बैन हटा दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जस्टिस सुसूत्र अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने 25 जुलाई को आरएसएस के लिए अपना समर्थन जाहिर करते हुए कहा, आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन को गलत तरीके से देश के बैंड संगठनों में रखा गया, जिसके कारण 5 दशकों तक केंद्र सरकार के कर्मचारी देश की सेवा नहीं कर सके। देश की सेवा करने के लिए आरएसएस में होना जरूरी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है, जब ये सरकारी कर्मचारी आरएसएस से जुड़ेंगे जो कि बीजेपी का एक बेस है, और जब इनकी नौकरी चुनाव जैसे कामों में लगेगी जहां पर बहुत निरपेक्षता दिखाने की जरूरत होती है, तो क्या वहां पर ये ईमानदारी दिखा पाएंगे? खैर ये ईमानदारी तो वैसे भी नहीं दिखा पाते। ये भी ठीक है। अगली खबर कावड़ यात्रा से जुड़ी है। दरअसल मेरठ में रॉन्ग साइड से आ रही एक कार कावड़ से टच हो गई, जिसके बाद सारे कावड़िया जो तमाम कावड़िया वहां पर मौजूद थे वो नाराज हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने उस कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कावड़ के टूट जाने का आरोप लगाकर उन्होंने उस कार के ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और बुरी तरह से पीटा। आयरनी देखिए, उस समय पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने कठोर कार्रवाई की और वहां गुस्से में आए कावड़ियों को मनाने में लग गई। यही नहीं, इसके बाद पुलिस का एक बयान भी सामने आया कि दोनों पक्ष के लोग आगे की कार्रवाई नहीं चाहते थे, इसलिए केस यही फुल एंड फाइनल। गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड जा रही थी, तो उसमें ढंग की गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और उनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। दोनों पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पे जा चुके। सर अपन एक मर्डर केला है। अबे पकड़ो इसे। अरे सर रुकिए रुकिए, वो सामने वाली पार्टी हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। आप लास्ट से पूछ सकते हो। बीते हफ्ते बजट अनाउंस हुआ जिसमें मिडिल क्लास को मिला बाबा जी का ठुल्लू। इसमें लोगों को अलग अलग कमियां नजर आई। कुछ लोग कह रहे थे मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, कुछ लोग बोले थे कि साउथ इंडिया को कुछ नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे थे ये तो मोदी जी की कुर्सी बचाने वाला बजट है। लेकिन मुझे इस बजट में जो सबसे ज्यादा कमी नजर आई थी वो थी एजुकेशन बजट में। जब साल 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो उस समय एजुकेशन बजट लगभग 2.3% था, जिसे मनमोहन सरकार ने लगातार बढ़ाते हुए 2008 तक लगभग 5% कर दिया और साल 2011 तक भी उसको 5% बरकरार रखा, और साल 2013 में एजुकेशन बजट लगभग 4.6% था। लेकिन जब से 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई है, एजुकेशन बजट को लगातार घटाया गया है। जो साल 2014 में 3.8% था वो अब घटकर 2024 में 2.5% ही रह गया है। एजुकेशन बजट को 7% पर ले जाने का वादा करने वाले मोदी जी अब उसको 2.5% पर ले आए हैं। साला छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दे। लेकिन यार इस हिसाब से तो लोग अनपढ़ रह जाएंगे। सर ये मोदी जी की वोट बढ़ाने की निंजा टेक्निक तो नहीं? अच्छे दिन आने वाले हैं। शिक्षा पर मोदी गवर्नमेंट ने बजट को घटाया ही था कि उसके परिणाम आने शुरू हो गए। ये वीडियो देखिए। हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को। इस वीडियो में लड़का कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सभी मूल्यों को मारना चाहता है। इस लड़के की उम्र 15 से 16 साल की होगी, यानी कि पढ़ने लिखने की उम्र। लेकिन इसे लगता है कि सारी समस्याओं की जड़ ये मुसलमान हैं, क्योंकि इसके अंदर शिक्षा की कमी है और गोदी मीडिया ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। अब देखिए, जो नेता खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं वो अपने बच्चों को इससे दूर रखते हैं, अपने बच्चों को इसमें शामिल नहीं करते, जबकि आपके बच्चों को करते हैं। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम करने में फायदा होगा तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को इसमें शामिल करेंगे। सो माई काइंड रिक्वेस्ट टू दिस बॉय, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। खैर चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, गोदी मीडिया मोमेंट्स। क्या आप गुल्लू, सुधीर, अंजना ओम कश्यप और अर्नब गोस्वामी को जानते हैं?
या कौन है ये लोग? दलाल। अच्छा, तो क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं। ये भी दलाल हैं और ये दलाली करते हैं आपके पैसे से। जी हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इनका नाम है अशोक श्रीवास्तव और जो एंकरिंग करते हैं डीडी न्यूज पर, जो कि सरकारी चैनल है जिसकी सैलरी आपके टैक्स के पैसे से जाती है। अब यहाँ पर अशोक श्रीवास्तव नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 किताबें लिख चुके हैं। पहली नरेंद्र मोदी सेंसर्ड और दूसरी अभी हाल फिलहाल में लिखी मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। खान मार्केट गैंग से इनका मतलब है रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा जैसे पत्रकार। आपको इनकी किताबों के नाम देखकर ही समझ आ गया होगा कि ये मोदी जी के कितने बड़े भक्त हैं, या फिर कहूं कि कितने बड़े अंधभक्त हैं। इसी हफ्ते ये अपनी किताब मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग का प्रमोशन करने के लिए एक यूट्यूबर श्याम कुमार के पॉडकास्ट पर गए। वहां ये बता रहे थे कि 10 साल हो गए मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन अभी भी जेएनयू में लेफ्ट जीतते हैं। कोई सेंस है इस बात की? 10 साल हो गए इस सरकार को, आज भी जेएनयू में लेफ्ट जीतते हैं। इतनी तकलीफ तो जेएनयू में हारने वाले छात्र नेताओं को भी नहीं हुई होगी। आगे ये कहते हैं कि राफेल घोटाले में नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते। राफेल का मुद्दा लाए, अंबानी अडानी का मुद्दा लाए, लेकिन क्या है ना, ये मुद्दा चला नहीं, क्योंकि ये गरीब आदमी को, मैं बिल्कुल आम वोटर की तरफ से, एक गरीब आदमी को भी लगा यार नरेंद्र मोदी उसका ना आगे ना पीछे, और ये आदमी किसके लिए पैसा कमाएगा, क्यों करप्ट होगा। चलो मुझे ये बताओ, भारत सरकार ने राफेल घोटाले वाले मुद्दे पर नवंबर 2022 में 2 फ्रांसीसी जजों के साथ कोऑपरेट करने से क्यों मना कर दिया? मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? यही नहीं, आगे कहते हैं कि यूट्यूब पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूं मॉनिटरिंग तो आप पर भी होनी चाहिए। अशोक जी, आप इतनी दलाली कैसे कर लेते हो? सांप को पाल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बकेती की तरफ। ध्रुव राठी और एल्विस यादव, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन दोनों का ऑनलाइन कलेश चल रहा है, जिसके चलते ये एक दूसरे पर एक्सपोजर वीडियो बना रहे हैं। दरअसल 1 जून 2024 को यूट्यूबर एल्विस यादव ने एक वीडियो बनाया एक्सपोजिंग ध्रुव राठी एंड हिज एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इस टाइटल से। फिर एल्विस के आरोपों का जवाब देते हुए यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो डाली, माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, और 7 जुलाई 2024 को ये वीडियो पब्लिश किया गया, जिसमें 6 मिनट 13 सेकंड पर एक बीजेपी नेता सुरेश नकवा को हिंसक एंड एब्यूजिव बताया। इसके बाद बीजेपी नेता ने ध्रुव राठी पर 20 लाख रुपए का मानहानि केस डाल दिया। इसके बाद ध्रुव राठी का एक्स पर 24 जुलाई को एक पोस्ट आया, बीजेपी के एक एब्यूजिव अंकल ने मेरे खिलाफ 20 लाख रुपए का कोर्ट केस दायर किया है क्योंकि मैंने उन्हें एब्यूजिव कहा। क्यों इतनी बेइज्जती कराने का शौक है इनको? अब इन अंकल की पूरी एब्यूजिव हिस्ट्री दोबारा पब्लिक होगी। इसके बाद हुआ क्या, सुरेश नकवा के बहुत सारे पुराने जो एब्यूजिव ट्वीट थे वो सामने निकाल दिए गए। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ। अब उन्हें सुरेश अंकल डिलीट करते फिर रहे हैं। एल्विस यादव भी लाइक, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। चलिए अब कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। गुड न्यूज, सावन का महीना चल रहा है, लोग कावड़ लेने हरिद्वार गए हुए हैं। ऐसे में एक कावड़ यात्री सोनू सिंह जो गंगा नदी में स्नान कर रहा था और नदी की तेज धाराओं में बह गया। इसके बाद एसडीआरएफ टीम के हेड कांस्टेबल आशिक अली ने बहादुरी दिखाते हुए पानी में छलांग लगाई और सोनू सिंह को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अगली गुड न्यूज निकल कर आई एक आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा के ट्विटर अकाउंट से। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे जीवन का स्वदेश क्षण। साथ में एक वीडियो भी थी जो लगभग तुरंत वायरल हो गई। दरअसल अनुकृति शर्मा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 70 वर्षीय विधवा नूरजहां के घर में बिजली पहुंचाने की बात कर रही थी। उनके घर जीवन भर बिजली नहीं पहुंची। नूरजहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खेड़ा गांव में रहती है। वो अपनी बेटी की शादी के बाद से एक छोटे से घर में अकेली रह रही थी और वो इतनी गरीब थी कि बिजली का खर्चा तक नहीं उठा सकती थी। जब तक उनकी मुलाकात आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा से नहीं हुई, तब तक उनके घर में लाइट और एक बिजली का पंखा नहीं था। चलिए अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर आते हैं। बीते हफ्ते एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में कहा कि पिछले 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। एक मिनट। Sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. हाँ, यही कहा। चलिए फैक्ट चेक करते हैं। पहला, सेना भर्ती पेपर लीक। 28 फरवरी 2021 के दिन सैनिक जनरल ड्यूटी की परीक्षा आयोजित की गई। उसके बाद 27 फरवरी को पुणे की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट और पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र में कई जगह छापेमारी की। जांच एजेंसी को सैनिक जनरल ड्यूटी के क्वेश्चन पेपर बरामद हुए। There is no evidence of paper leak. झूठ बोलो। केस नंबर 2, एसएससी 2017 पेपर लीक। एसएससी की कंबाइंड एजुकेशन लेवल यानी कि सीजीएल टायर 2 2017 परीक्षा। एसएससी ने फरवरी-मार्च 2018 में परीक्षा आयोजित कराई। 21 फरवरी 2018 के दिन आयोजित कराई गई टायर 2 परीक्षा के पेपर 1 में गड़बड़ी और पेपर लीक की खबरें सामने आई। परीक्षा की शुचिता बरकरार रखने के लिए एसएससी ने पेपर को रद्द करने का फैसला लिया।
फिर 9 मार्च 2018 को पेपर को दोबारा आयोजित कराया गया। There is no evidence of paper leak. बार बार झूठ बोलो। केस 3 नीट 2021 पेपर लीक। नीट 2024 से पहले 2021 में भी नीट का पेपर लीक होने की बात सामने आ चुकी है। दावा किया गया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया था। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 सितंबर 2021 को जयपुर पुलिस ने नीट परीक्षा में नकल करते हुए एक छात्रा सहित 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। There is no evidence of paper leak. जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और फिलहाल जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसे तो हमने इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया। केस नंबर 4 जी मेंस 2021 पेपर लीक। साल 2021 में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए होने वाली जी मेंस की परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। मामला सामने आते ही सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की। 1 सितंबर 2021 को सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया। इन पर यह आरोप था कि हरियाणा के सोनीपत स्थित एक एग्जाम सेंटर से रिमोटली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते थे। There is no evidence of paper leak. जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। केस नंबर 5 सीटेट 2023 पेपर लीक। जनवरी 2023 में कॉमन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के एक एग्जाम में गड़बड़ी होने की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने सीटेट परीक्षा के लीक मामले में मेरठ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। There is no evidence of paper leak. जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी और वीडियोज के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।